अस्सलाम वालेकुम। ये बात आज तक मेरे अंदर थी, किसी को नहीं बताई, ना बीवी को, ना दोस्त को, ना किसी को। इसलिए नहीं कि कोई यकीन ना करता, इसलिए कि जब भी याद करता हूँ वो रात फिर ज़िंदा हो जाती है। आंखें बंद करूँ और वो पीछे वाली सीट याद आ जाती है। मेरा नाम साद है, लाहौर में रहता हूँ, ऊबर ड्राइवर हूँ। अब 2 साल हो गए हैं, मगर ये कहानी उस वक्त की है जब पहली बार रात की शिफ्ट की थी। अक्टूबर 2021। पहली बार अकेले रात को निकलकर ट्रिप एक्सेप्ट की थी। दरअसल रात की शिफ्ट का प्लान नहीं था। दिन में काम करता था, सुबह 9 से शाम 7-8 बजे तक, मगर उस हफ्ते पैसे कम मिले थे। एक दोस्त ने कहा था कि रात को ट्रिप्स ज़्यादा मिलती हैं और पैसे भी अच्छे होते हैं। मैंने सोचा एक रात ट्राई करता हूँ। पहली बार पछताया हूँ किसी की बात मानकर। काश मैंने उस वक्त ना मानी होती। रात को करीब 9 बजे निकला। पहले 1 घंटे में 2-3 नॉर्मल राइड्स मिली। गुलबर्ग से जौहर टाउन, गार्डन टाउन से डीजी खान रोड। नॉर्मल सवारियाँ, नॉर्मल बातें, नॉर्मल पैसे। लाहौर रात को अलग लगता है, रोशनी अलग होती है, ट्रैफिक कम होता है, शहर थोड़ा सांस लेता हुआ लगता है। मुझे अच्छा लग रहा था। रात के तकरीबन 11 बजे एक राइड आई। पिकअप लोकेशन थी मियानी साहब कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ वाली गली। ड्रॉप लोकेशन था मुजंग। मियानी साहब जो लाहौर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना कब्रिस्तान है, उसके साथ वाली गली। रात के 11 बजे। पहले कैंसिल करने का सोचा, फिर सोचा कोई इंसान होगा, कोई घर था वहाँ कब्रिस्तान के साथ। मैंने राइड एक्सेप्ट कर ली। वहाँ पहुँचा। गली तंग थी, पुरानी आबादी, मोटी दीवारें। एक तरफ कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल थी और रात को वो बाउंड्री वॉल अलग ही लगती थी, पुरानी, खाली। और उस पार जो था वो सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ खामोशी थी। एक औरत खड़ी हुई थी, करीब 30 से 35 साल की, काला दुपट्टा, सिंपल कपड़े। हाथ उठाया राइड कंफर्म करने के लिए। मैंने गाड़ी रोकी। मुजंग मैंने पूछा। उसने कहा हाँ। अंदर बैठ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। पहले 10 मिनट बिल्कुल नॉर्मल रहे। मैं रोड देख रहा था, वो पीछे बैठी हुई थी। कभी कभी मिरर में देखता था मैं, वो खिड़की से बाहर देख रही होती थी। नॉर्मल लगती थी, नॉर्मल सवारी। फिर एक चीज़ नोटिस की मैंने। रात अक्टूबर की थी, ठंडी। लाहौर में अक्टूबर में रात को ठंड होती है, लेकिन गाड़ी में हीटर था, अंदर गर्मी थी। मगर एक पल पीछे की तरफ से एक ठंडी लहर आई, इतनी ठंडी कि काम किया 1 सेकंड के लिए मैं, जैसे अंदर फ्रीज़र खुल गया हो। मैंने हीटर चेक किया, ऑन था, खिड़कियां बंद थीं। फिर वो ठंडी हवा अचानक आना बंद हो गई। गाड़ी अंदर गर्म हो गई वापस। सोचा हीटर ने शायद काम करना बंद कर दिया होगा कुछ देर के लिए, छोड़ दिया। आगे करीब 5 मिनट और चला मैं। मोची गेट का इलाका था, पुरानी आबादी थी, तंग गलियाँ थी, रात को सन्नाटा था। मैंने एक मोड़ लिया और ऐप का रास्ता फॉलो किया। तब मिरर में देखा मैंने। आदत थी, वो वहाँ थी पीछे वाली सीट पर, मगर कुछ अलग था। पहले वो खिड़की से बाहर देख रही थी, अब वो सीधा आगे देख रही थी, मिरर में मेरी तरफ। मेरी नज़र उसकी नज़र से मिली मिरर में, और वो चीज़ जो मैंने उस 1 सेकंड में देखी वो मैं भूल नहीं सकता था। उसकी आंखें जो नॉर्मल होनी चाहिए थी, इंसानी होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल खाली थी। कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई रोशनी नहीं, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। जैसे चेहरा था मगर पीछे कुछ था ही नहीं। मैंने नज़र हटाई, सीधा रोड पर देखा। हाथ स्टीयरिंग पर टाइट हो गए थे मेरे। 1 मिनट बाद मैंने फिर मिरर में देखा, खुद को रोका, मगर देखा पीछे वाली सीट अब खाली थी, बिल्कुल खाली। दरवाज़ा बंद था, जब से बैठी थी तब से बंद किया हुआ था मैंने खुद लॉक किया था, मगर वो नहीं थी अब। सीट खाली थी, दुपट्टा नहीं था, कोई निशान नहीं था कि कोई वहाँ था भी। मैंने गाड़ी साइड में रोकी, अंदर गाड़ी की लाइट जलाई, पीछे देखा, सीधा अपनी गर्दन घुमाकर। खाली सीट, खाली गाड़ी, सिर्फ मैं उसमें। हाथ कांपने लगे मेरे और दिल इतना तेज़ी से चल रहा था कि सीने में महसूस हो रहा था। बाहर रात थी, पुरानी गली थी, दूर एक और कब्रिस्तान था जिसके पास से अभी भी गुजरा था मैं। राइड अभी भी ऐप में चल रही थी, ऑन राइड लिखा हुआ था, मतलब सवारी अभी भी ऑफिशियली गाड़ी में थी ऐप के हिसाब से। मैंने गाड़ी वहाँ से नहीं निकाली, सीधा 1 मिनट बैठा रहा, 2 मिनट, कुछ सेटल करने के लिए कोशिश की अंदर। फिर बिल्कुल उस खामोशी में, बिल्कुल उस सन्नाटे में पीछे वाली सीट से आवाज़ आई, धीमी, गहरी, बिल्कुल करीब। क्यों रोका? वही आवाज़ थी, वही जो राइड एक्सेप्ट करते वक्त सुनी थी। हाँ कहा था जब मैंने मुसंग पूछा था, बिल्कुल वही, मगर पीछे कोई नहीं था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा निकला। ऐप बंद नहीं की और राइड कैंसिल नहीं की, सिर्फ गाड़ी चलाई तेज़ी से, जितनी जल्दी हो सकता था। मुजंग आया, ड्रॉप लोकेशन आई, मैंने गाड़ी रोकी, राइड कंप्लीट की और ऐप ने पैसे ऐड किए। उस सवारी के जो ऑनलाइन पैसे थे वो ऐड हुए। मैंने गाड़ी वहाँ रोके रखी काफ़ी देर,
इंजन ऑन, लाइट्स ऑन, बाहर मजंग की रोशनी थी, लोग थे, जिंदगी थी। पीछे देखा एक बार, सिर्फ एक बार, सीधा सीट पर एक चीज़ थी, काला दुपट्टा, वही सीधा रखा हुआ था, जैसे किसी ने उतार के रखा हो उसे वहाँ। वो दुपट्टा वहाँ था, पीछे वाली सीट पर सीधा रखा हुआ था, फोल्ड किया हुआ था, सीधा जैसे किसी ने उतार के इत्मीनान से रखा हो वहाँ पर। कोई जल्दी नहीं, कोई फेंका नहीं, सीधा केयरफुली। मैं काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा। इंजन ऑन था, लाइट्स ऑन थी, मजंग की रोशनी बाहर थी, मगर मेरी नज़र उस दुपट्टे पर थी। काला दुपट्टा, वही जो उसने पहना हुआ था, जो गाड़ी में था, जो अब नहीं थी मेरे साथ। उसका दुपट्टा पीछे था। हाथ बढ़ाया उठाने के लिए, फिर रुक गया मैं। नहीं उठाया, पता नहीं क्यों। अंदर से कुछ था जो शायद उसे टच करने से मना कर रहा था मुझे। मैंने हाथ वापस अपनी तरफ किया, सीधा बाहर निकला, गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और दुपट्टा उठाया। एक कपड़े की मदद से, हाथ से नहीं, अपनी जैकेट की स्लीव से, और बाहर रख दिया गली के किनारे पर, ज़मीन पर। दरवाज़ा बंद किया, अंदर बैठा और ऐप खोला मैंने। राइड हिस्ट्री में गया और उस सवारी का रिकॉर्ड था, मजंग कंप्लीटेड, नाम था इकरा। रेटिंग नहीं थी अभी, वो बाद में आती है जब सवारी रेट करे। पैसे ऐड हो गए थे और 10 से 15 मिनट की राइड के। मैंने इकरा यानी उस औरत की प्रोफाइल देखना चाही। फ़ोटो थी, एक औरत थी, काला दुपट्टा था, सिंपल चेहरा था, वही लगती थी, मगर प्रोफाइल में एक चीज़ थी जो अजीब थी। अकाउंट क्रिएशन डेट थी अक्टूबर 2021, मतलब अभी रिसेंटली बना था वो। और राइड 0 थी उसकी। इस राइड से पहले कोई राइड नहीं की थी उसने इस अकाउंट से। पहली राइड मेरी गाड़ी में। मैंने ऐप बंद किया और रात के करीब 12 बज रहे थे। घर जाना चाहता था सीधा, कोई और राइड नहीं करना चाहता था और कोई सवारी भी नहीं करना चाहता था, बस घर। मगर पहले एक जगह रुकना था। मियानी साहिब के करीबी एक पुरानी मस्जिद थी जो खुली रहती थी रात को भी। वहाँ गया मैं, अंदर बैठा। इमाम साहब नहीं थे, रात ज़्यादा थी, मगर मस्जिद खुली हुई थी, रोशनी थी, खामोशी थी, मगर वो किस्म की खामोशी जो सुकून देती है। काफ़ी देर बैठ के आयतुल कुर्सी पढ़ी, सूरह फलक पढ़ी और सूरह नास पढ़ी, बार बार, जब तक अंदर से वो कांपना बंद नहीं हुआ मैं, जब तक कि वो फीलिंग नहीं गई जो उस राइड के बाद आ गई थी। तब तक पढ़ा मैंने वो। फिर घर आया। बीवी जाग रही थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखा, चेहरा देखा और पहला सवाल किया उसने यही, क्या हुआ? मैंने उसे कहा कुछ नहीं, थका हुआ हूँ बस। उसने एक सेकंड देखा मुझे। वो जानती थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ शायद, मगर उस वक्त उसने ज़्यादा जोर नहीं दिया मुझ पर। शायद चेहरा देख के समझ गई थी कि जो भी था अभी शायद मैं उसे बताना नहीं चाहता था वो। फिर मैं सो गया या सोने की कोशिश की। रात भर नींद नहीं आई सीधी। आंखें बंद होती थीं, वो पीछे वाली सीट याद आती थी, वो खाली आंखें याद आती थी, वो आवाज़ याद आती थी, क्यों रुके, और नींद ख़राब होती थी मेरी। अगले दिन एक काम किया, उस ट्रिप का रिकॉर्ड फिर से देखा ऐप में। इकरा का अकाउंट नहीं था, मतलब राइड हिस्ट्री में उस ट्रिप का रिकॉर्ड ही नहीं था कंप्लीटेड। मियानी साहिब टू मजंग। पैसे भी थे जो ऐड हुए थे, मगर सवारी का नाम ब्लैंक था। अब कोई नाम नहीं था। जहाँ पहले इकरा लिखा हुआ था वो अकाउंट अब ब्लैंक था। प्रोफाइल फ़ोटो नहीं थी, नाम नहीं था, सिर्फ ब्लैंक। मैंने उबर स्पोर्ट को मैसेज किया सीधा कि इस राइड में सवारी की डिटेल्स कहाँ गई? आपकी राइड में कोई सवारी रिकॉर्ड नहीं है। राइड मैनुअली कैंसिल दिखा रहा है सिस्टम में, मतलब ऐप के हिसाब से राइड कंप्लीट नहीं हुई, मगर पैसे मुझे मिले थे और वो वहाँ थी गाड़ी में। एक हफ्ते बाद एक और काम किया जो शायद नहीं करना चाहिए था, और मगर किया। उस गली में दोबारा गया मैं, मियानी साहिब के साथ वाली, जहाँ पिकअप था। दिन था, धूप थी। गली में एक दो लोग थे। एक बूढ़ा आदमी था, दुकान के बाहर बैठा हुआ था। मैंने उसे पूछा सीधा, यहाँ कब्रिस्तान के साथ इस गली में रात को कभी कोई औरत देखी है क्या, काले दुपट्टे वाली? बूढ़े ने मुझे देखा, एक लंबी नज़र, फिर पूछा, रात को मिली थी क्या तुम्हें? मैंने कहा हाँ। वो कुछ बोल नहीं पाया एक पल, फिर बोला, और ये वो बात थी जो मुझे पत्थर कर गई। बेटा, इस गली में 3 साल पहले एक औरत थी, यहाँ रहती थी। एक रात उबर में जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, नहीं बची। उसने कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया और वहाँ है वो। मैंने कब्रिस्तान की वॉल देखी, वही वॉल जिसके साथ वो खड़ी हुई थी, जहाँ से उसने ट्रिप रिक्वेस्ट की थी। वो अभी भी दिखती है क्या? मैंने पूछा। आवाज़ खुद मुझे अजीब लगी थी मेरी। बूढ़े ने मुझे कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर हिला दिया। आज अभी भी उबर चलाता हूँ मैं, क्या करूँ, यही काम है, मगर 3 चीज़ें हमेशा करता हूँ। पहली रात को कोई राइड मियानी साहब के करीब वाली नहीं लेता मैं, कोई भी नहीं, चाहे कितने भी पैसे हों। दूसरी, हर राइड से पहले बिस्मिल्लाह आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ मैं, हमेशा बिना सोचे। ये मेरी आदत है, आदत बन चुकी है। तीसरी,
हर राइड में मिरर में से पीछे वाली सीट में चेक करता रहता हूँ। वो दुपट्टा जो मैंने गली के किनारे पे रख दिया था, अगले दिन नहीं था वहाँ। मैंने वापस देखा था, खाली ज़मीन थी, कोई उठा के ले गया होगा शायद, या कुछ और था, मैं नहीं जानता। इकरा जो भी थी, जो भी है, उस रात मेरे साथ थी, मेरे गाड़ी में थी, ये मैं जानता हूँ। और वो दुपट्टा जो उसने पीछे रखा था वो भी था मेरी गाड़ी में, ये भी जानता हूँ। जो नहीं जानता वो ये है कि क्यों मुझे मिली। काफ़ी ड्राइवर होंगे जो उस रास्ते से गुजरे होंगे रात को, क्यों मेरी राइड एक्सेप्ट की उसने, क्या करना चाहती थी, और वो आवाज़ क्यों रोका। वो सवाल आज भी मेरे पास है, जबकि मैं रुका इसलिए था कि वो थी ही नहीं मेरी गाड़ी में। वो नहीं चाहती थी कि मैं रुकूं, जबकि मैं उसे देख ही नहीं पा रहा था, या वो कुछ और पूछना चाह रही थी। ये सवाल का जवाब नहीं मिला और शायद मिलेगा भी नहीं। सिर्फ ये है कि वो रात, पहली रात की शिफ्ट, आखिरी रात की शिफ्ट थी मियानी साहब के इलाके में, और जो भी ड्राइवर उस रास्ते से रात को गुजरे, अल्लाह करे उसे उसकी राइड ना मिले जैसे मुझे मिली, क्योंकि जो एक बार देख ले वो मिरर में बार बार चेक करता रहता है। उसे सारी ज़िंदगी के लिए शायद वहम हो जाता है इस चीज़ का, हमेशा के लिए। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीना है और मैं असल में सर्बिया के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और जहाँ ज़िंदगी की रफ्तार भी सुकून भरी होती है। एक कहानी उस दौर की है जब मैं एक टीनेजर थी। वो वक्त जब ज़िंदगी एक अजीब सी मासूमियत और खौफ का संगम होती है। ये दूसरे हज़ारे का आगाज़ था। 2000 के आसपास का ज़माना था जब डिजिटल टेक्नोलॉजी अभी नई नई लोगों की ज़िंदगियों में दाखिल हुई थी, लेकिन हर चीज़ में एक सादापन और असलियत अभी भी बाकी थी। उस वक्त मेरी सबसे करीबी और पुरानी दोस्त, जिसका नाम वनीसा था, हम दोनों हर वक्त साथ रहते थे, जैसे एक दूसरे के बिना अधूरे हों। एक दिन नए साल की शुरुआत पर हम एक पार्टी में गए जो हमारे एक म्यूचुअल दोस्त के घर पर रखी गई थी। शुरू में तो हमें लगा कि शायद ये पार्टी हमारी उम्मीदों के मुताबिक होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा हमें एहसास हुआ कि माहौल कुछ अजीब था। शोर शराबा, मुसलसल मौसीकी और लोगों के बेलगाम बर्ताव हमें कुछ बेचैन कर रहे थे। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि देर रात होने से पहले ही वहाँ से निकलना बेहतर होगा। तकरीबन रात के 12 बज गए थे जब हमने लोगों को खुदाफिज किया। ठंडी हवा चल रही थी और शहर की सड़कों पर एक खामोशी सी छा गई थी। हम दोनों ने टैक्सी ली और सीधा वनीसा के घर आकर रुक गए, जहाँ का इरादा सिर्फ इतना था कि चैन से कुछ घंटे सो सकें। वनीसा का घर शहर के एक पुराने और पुरसुकून इलाके में था। ये काफ़ी पुरानी इमारत थी जिसे कुछ साल पहले रेनोवेट किया गया था। घर 2 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम था। एक नया हिस्सा जो कि मॉडर्न डिज़ाइन पर मुबनी था और दूसरा हिस्सा जो असल पुरानी इमारतों का हिस्सा था, जहाँ की दीवारें भी ज़माने की गर्दो गुबार से पुरानी हो चुकी थीं। नए हिस्से में 2 मंजिलें थीं। नीचे वाली मंजिल में एक खुला हुआ ड्राइंग रूम था जिसका नक्शा काफ़ी खूबसूरत और गैर मामूली था। इस ड्राइंग रूम के साथ ही एक मॉडर्न किचन भी था जिसमें स्टील की शेल्फ्स और ग्लास कैबिनेट्स लगे हुए थे। डाइनिंग एरिया किचन के बिल्कुल साथ था और एक आर्चवे के ज़रिए पुराने हिस्से में दाखिल होता था। पुराना हिस्सा काफ़ी पुरसरार था। वहाँ के कमरे और बाथरूम ज़्यादातर बंद ही रहा करते थे, जैसे उन्हें सालों से यूज़ ही ना किया हो। सिर्फ उसी हिस्से में एक कमरा था जो अब भी इस्तेमाल होता था। वनीसा के वालिदैन का बेडरूम, पुराना बेडरूम। ड्राइंग रूम में जहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ शुरू होती थीं, वहाँ एक पुराना पियानो रखा गया था। ये पियानो ना सिर्फ एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था बल्कि पूरे ड्राइंग रूम का मरकज़ी हिस्सा भी बन चुका था। पियानो पर एक हल्की सी धूल जमी रहती थी, जैसे किसी ने इसे बहुत अरसे से चलाया ही ना हो। वनीसा का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था, जहाँ तक पहुँचने के लिए लकड़ी की पुरानी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थीं।
ऊपर का एरिया ज़्यादा रोशन नहीं था, बस एक या दो येलो लाइट्स बल्ब्स की रोशनी में वो हिस्सा जगमग रहता था। उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स आम नहीं थे, लोग अभी भी ज़्यादातर लैंडलाइन फ़ोन्स का ही सहारा लेते थे। वनीसा के घर में 2 लैंडलाइन फ़ोन्स थे। एक उनका सेंट्रल फ़ोन था जो दूसरी मंजिल पर एक छोटी सी टेबल पर रखा गया था, और दूसरा उनके वालिदैन के बेडरूम में, ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी वक्त किसी से भी रब्ता किया जा सके। मैं ये तमाम डिटेल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप उस रात के सीन का बेहतरीन तस्वुर अपने जहन में बना सकें। हर कोना, हर कमरा और हर चीज़ उस रात के वाक़ियात में किसी न किसी अंदाज में शामिल थी, और वो रात कुछ ऐसी थी जो ज़िंदगी भर मेरी यादों में महफूज रह गई। लगभग रात का 1 बज चुका था जब हम वनीसा के घर पहुँचे। बाहर सन्नाटा था और सड़कों पर सिर्फ दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। घर में दाखिल होते ही हम दोनों ने हल्की सी सांस ली, जैसे किसी बेचैनी भरी जगह से निकलकर अपनी जगह आ गए हों, पुरसकून जगह। पार्टी में हुई हर अजीब बात, हर बेमानी सी मुस्कुराहट और दूसरी लड़कियों की गॉसिप हम अब तक डिस्कस कर रहे थे। वो हल्की हल्की हंसी और बेहतरीन दोस्ती का लम्हा जो उस वक्त काफ़ी कंफर्ट दे रहा था। वनीसा ने मेरे लिए अपने कमरे में एक साइड पर एक्स्ट्रा बिस्तर लगा दिया था। कमरे में हीटर हल्का हल्का चल रहा था, जिससे एक नरम सी गर्मी महसूस हो रही थी। हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। वनीसा इतनी थकी हुई थी कि उसने सिर्फ 2 बातें की और चंद सेकंड्स में गहरी नींद में चली गई। उसकी सांसें एक तरतीब से चल रही थी, एक तसल्ली देने वाली आवाज़, जैसे कि सब कुछ ठीक हो। मगर मेरी नींद आंखों से दूर थी। शायद नया माहौल था या फिर कुछ और, लेकिन मैं तकरीबन 1 घंटा इधर उधर करवटें बदलती रही। कभी छत देखती, कभी कमरे के अंधेरों में कुछ सोचने लगती। इसी बेचैनी के दौरान अचानक मेरे कान में हल्की सी पहचानी सी आवाज़ गूंज उठी। वो पियानो की आवाज़ थी, बहुत धीमी मगर बिल्कुल साफ। ऐसा जैसे किसी ने पियानो की 1 या 2 कीज़ को बहुत आहिस्ता से दबाया हो। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे जहन का धोखा है ये, या कोई पुरानी याद दिमाग में बच गई हो। मगर जब चंद मिनट बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी, इस दफ़ा थोड़ी और ज़्यादा, तो मेरा दिल एकदम धक धक करने लगा। मैंने फ़ौरन बिस्तर से उठकर वनीसा को हिलाना शुरू किया। वनीसा उठ, तुमने सुना क्या? नीचे कोई पियानो बजा रहा है। वनीसा ने आंखों को मलते हुए मुझे देखा। उसका चेहरा नींद से भरपूर था, लेकिन मेरी शक्ल देखकर वो थोड़ा सा सीरियस हो गई। हम दोनों ने चंद लम्हे खामोशी में गुजारे, सिर्फ सुनने के लिए। और फिर से वही आवाज़, इस दफ़ा बिल्कुल वाजिया। एक की प्रेस हुई थी, फिर एक और। वनीसा ने गहरी सांस ली, जैसे वो डरना नहीं चाहती हो, लेकिन इस बार उसकी आंखों में भी हल्की सी तफ्तीश का साया था। चलो नीचे चलते हैं, देखते हैं कोई है तो नहीं। हम दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ चले। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियाँ हल्की सी चीख रही थीं, और नीचे के अंधेरे ड्राइंग रूम में जैसे कुछ इंतज़ार कर रहा हो। नीचे पहुंचकर देखा तो ड्राइंग रूम में सिर्फ मूनलाइट की हल्की सी रोशनी थी जो विंडो से अंदर आ रही थी। पियानो का कवर खुला हुआ था और उसकी साफ सफ़ेद कीज़ रोशनी में चमक रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी बजाया हो। वनीसा ने थोड़ी देर वहाँ देखा, फिर आगे बढ़कर पियानो का कवर वापस नीचे गिरा दिया। उसका चेहरा बिल्कुल संजीदा था, लेकिन उसमें कोई डर का इजहार नहीं था। मैं सीढ़ियों के ऊपर से सब कुछ देख रही थी। मेरी उंगलियां रेलिंग को कस के पकड़े हुए थी। कुछ भी ना मिलने पर हम वापस कमरे में चले गए। बिस्तर में लेटे हुए हम दोनों ने इस बात पर बस थोड़ा सा मजाक किया, जैसे सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरा दिल अब भी सही से नहीं संभल पा रहा था। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, इस बार ज़्यादा गहरी और साफ, जैसे कोई पूरी तरह से पियानो बजा रहा हो।
वनीसा ने इस दफ़ा कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप उठकर नीचे चली गई। मैं बिस्तर में से उठकर उसके पीछे तक नहीं गई, लेकिन स्टेयरवे से झांक कर देखा तो ये मंज़र मेरे लिए भी हैरान कुन था। पियानो का कवर दोबारा खोला हुआ था। वनीसा का चेहरा पहली बार थोड़ा सा जर्द सा लग रहा था। उसने पियानो को इस दफ़ा टच नहीं किया, सिर्फ घूर कर देखा और बिना कुछ कहे वापस पलटकर कमरे की तरफ आ गई। जब वो कमरे में वापस आई तो उसका सांस थोड़ी तेज़ था। मैं कुछ कह नहीं रही थी इस बार उसको, लेकिन इस बार मुझे भी अजीब लगा। उसने धीमे लेकिन थोड़े डरे हुए लहजे में कहा। हम दोनों ने बैठकर इस बात पर गौर करना शुरू किया ही था कि अचानक नीचे से एक जोर की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चीज़ ज़ोर से गिरी हो या किसी ने किसी फर्नीचर को धक्का दिया हो। अब हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले दोबारा उठ गए। बहुत धीरे धीरे हर स्टेप को महसूस करते हुए नीचे उतरने लगे। इस बार नीचे का मंजर और भी ज़्यादा अनसेटलिंग लग रहा था। पियानो का कवर बंद था। हर चीज़ वापस उसी तरह सेट थी जैसे किसी ने पूरी कोशिश की हो कि सब नॉर्मल लगे, मगर हम दोनों जानते थे कि अब सब नॉर्मल नहीं था। हम दिल ही दिल में काफ़ी घबरा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद हमने वनीसा की माँ को नहीं जगाया। हमें डर था कि अगर वो उठ गई तो वो हमें किसी शैतानी हरकत का ज़िम्मेदार समझेंगी। शायद ये भी मुमकिन था कि वो समझें कि हमने कोई मजाक किया हो या पार्टी में कुछ अजीब खाया या पिया हो, लेकिन हम दोनों जानते थे ये कोई मजाक नहीं था। घर में कुछ था और वो हमें देख रहा था, मगर हम उसको देख नहीं पा रहे थे। एक बात यहाँ वाजिया करना ज़रूरी है, उस रात हमने ना तो कुछ पिया था, ना ही हम किसी नशेआवर चीज़ में मुब्तला थे, लेकिन फिर भी अगर वनीसा की माँ को कुछ बताया जाता तो उसका पहला रिएक्शन हमेशा एक ही होता था, बुरा सोचना। वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी और ज़रा सी बात पर शक करना उनकी आदत थी। उनका ये सोचना कि कोई भी अजीब हरकत बस जवानी की लापरवाही या झूठ का नतीजा होती है। हमें ये चीज़ें चुप रहने पर मजबूर करती रहीं। हम दोनों ने सोचा कि शायद इससे ज़्यादा डरावनी रात और नहीं हो सकती, लेकिन उस खामोशी को तोड़ते हुए एक नया वाक़या हमारे इंतज़ार में था। अचानक कमरे में रखा हुआ लैंडलाइन फ़ोन ज़ोर से बजने लगा। एकदम से दोनों का चेहरों का रंग उड़ गया। एकदम से हम दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। रात के इस पहलू में जब हर चीज़ नींद के साए में डूबी होती है, फ़ोन का बजना किसी दरवाजे पे दस्तक की तरह था। घड़ी में टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। ये कोई आम कॉल नहीं हो सकती थी। वनीसा ने फ़ोन उठाने से पहले उसकी छोटी सी स्क्रीन पर देखा। कॉलर आईडी पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, होम। हमारा दिल और भी तेज़ धड़कने लगा। ये चीज़ सबसे अजीब थी क्योंकि हम जानते थे होम से मुराद अक्सर घर का सेंट्रल फ़ोन होता है, लेकिन उसके वालिदैन के कमरे में जो लैंडलाइन था वो कभी भी होम के नेम से शो नहीं होता था। वो सिर्फ इंटरनल एक्सटेंशन पर काम करता था। ये कॉल किसी नॉर्मल डिवाइस से नहीं आ रही थी। वनीसा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए फ़ोन उठाया। उसने हल्की सी आवाज़ में हेलो कहा। दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक स्टैटिक नॉइस, जैसे कि पुराने टीवी के सिग्नल चले गए हों। ना कोई सांस, ना कोई बोलने की कोशिश, सिर्फ एक बेजान लेकिन भरपूर मौजूदगी का एहसास था उस फ़ोन पर। एक ऐसी खामोशी जो कानों को चुभने लगी थी। अब वनीसा ने फ़ौरन फ़ोन वापस क्रेडल में रख दिया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, मगर फ़ोन ने चैन से रहने का इरादा नहीं किया हुआ था शायद। जैसे ही उसने फ़ोन रखा वो दोबारा अचानक से ज़ोर से बजने लगा। इतनी ही देर में नीचे से दोबारा पियानो बजने की आवाज़ आई। तभी हम दोनों का दिल जैसे बंद होने लगा हो। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फ़ोन दोबारा बजा। इस दफ़ा फ़ोन पर लिखा था बेडरूम। वनीसा ने फ़ोन उठाया और इस बार दूसरी तरफ उसकी माँ की आवाज़ थी। उसकी माँ ने थोड़ा परेशान लहजे में पूछा, तुम दोनों ठीक हो? मैंने अभी चीखने की आवाज़ सुनी। सब ठीक तो है ना? ये सुनकर हम दोनों ने सांस लेकर कुछ तसल्ली महसूस की।
लेकिन इस दफ़ा हम चुप नहीं रह सके। हमने उन्हें सब कुछ बताया, पियानो की बजती हुई आवाज़, खुला हुआ कवर, स्टैटिक वाली कॉल और हर एक चीज़। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये थी कि हमने तो कोई चीख नहीं मारी थी, तो फिर वनीसा की माँ ने किस चीख की बात की? वनीसा की माँ ने कुछ देर चुप रहकर कहा, तुम दोनों पुराने हिस्से में आ जाओ, मैं ड्राइंग रूम के पीछे वाले कमरे में बिस्तर लगा देती हूँ, वहाँ रहना बेहतर होगा। हमने उनकी बात मानी और जल्दी से पुराने हिस्से की तरफ निकल गए। पहली दफ़ा उस हिस्से में जाते हुए वो अंधेरा और पुरसकून माहौल कुछ कम खौफनाक लगा, शायद इसलिए अब हम तन्हा नहीं थे। अगले दिन जब रोशनी कमरे में फैलने लगी और सुबह का कुछ सुकून वापस आया, तो उसकी माँ ने हमें एक ऐसी बात बताई जो रात भर दिमाग में गूंजती रही। उसने कहा, मुझे भी कभी कभी उस पियानो की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मुझे लगता था शायद मेरा ख्याल है, वो मेरी सोच है, वो मैं कभी इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाई कि किसी को बता सकूं। वो बात बहुत असर कर गई। शायद ये सब कुछ पहली दफ़ा नहीं हो रहा था, शायद वो घर कुछ छुपाए हुए था जो सिर्फ कुछ लोगों को सुनाई देता था। कुछ हफ्तों के अंदर वनीसा का ख़ानदान वहाँ से निकल गया। उन्होंने वो घर बेच दिया और एक नए इलाके में शिफ्ट हो गए। जब तक वो नए घर में थे, उनका कभी कोई ऐसा असरार भरा तजुर्बा नहीं हुआ दोबारा। पुराना घर जहाँ हमने वो खौफनाक रात गुजारी थी, आखिरकार गिराया गया। उसकी जगह एक नया फ्लैट का सिलसिला तैयार हुआ। लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ बात उस वक्त सामने आई जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। नए फाउंडेशन की खुदाई के दौरान वर्कर ने ज़मीन के नीचे से एक बहुत पुराना कब्रिस्तान दरियाफ्त किया। पत्थर के कदीम स्टोन्स, कुछ अधूरी लाशें और ऐसे सैम्बल्स जो किसी और ज़माने के लगते थे। शायद इस मकाम पर कभी एक इबादत गाह थी या कोई ऐसी जगह जो वक्त के साथ मिट गई थी, मगर उसकी रूह वहाँ अब भी बाकी थी। और पियानो, शायद वो किसी और ज़माने की याद थी या किसी रूह की ज़ुबान। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।